Hi future doctors, your MD CAT exam is just 4 days away. इन आखिर के 4 दिनों में आप लोगों ने किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी है कि आपका जो आने वाला इम्तिहान है उसमें आप कामयाब हो सकें। तो सिंपल रहे, पहली बात, चीजों को कॉम्प्लेक्स मत कीजिएगा, राइट स्ट्रेटजी के साथ चलें, स्मार्टली वर्क करें। तो इस वीडियो में आपको मिलेगी यही एक राइट स्ट्रेटजी। हो सकता है कि जिस वक्त आप लोग ये वीडियो देख रहे हो आपके पास आखिर के 3 दिन बचे हों, 4 दिन बचे हों, तो इनमें मैं आपको देने लगा हूँ एक राइट स्ट्रेटजी। आप लोगों के जिस तरह 4 से 5 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, इनको स्प्लिट कर लेना है। डे 1 के ऊपर आपने उठाना है अपना बायोलॉजी का सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा आता है, आप इसमें अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, थोड़ा आपको आसान भी लगता है। तो आप लोग इसी से ही स्टार्ट लें ताकि आपका मोरल जो है वो ज्यादा हो प्रिपरेशन को लेकर। सेकेंडली, बायो क्यों चूज करें? क्योंकि बायो के एमसीक्यू सबसे ज्यादा होते हैं आपके एग्जाम, और बच्चों को भी ये उम्मीद होती है, ये कॉन्फिडेंस होता है कि हम बायो में मैक्सिमम स्कोर भी करेंगे, और इंशाल्लाह ताला आप जरूर करेंगे। बायो के रिवीजन को स्टार्ट के लिए आपको अहम चीजें पता होंगी। स्मार्टली वर्क कैसे करेंगे, हाई यील्ड चैप्टर कौन कौन से होते हैं, हमने लास्ट ईयर के एग्जाम देखा, पास्ट पेपर्स को देखा, तो हम इस नतीजे पर पहुंचे। आपके ये जो चैप्टर्स जिनके मैं नाम नहीं लूंगा, ये हाई यील्ड चैप्टर, इनमें से 8 एमसीक्यूज, 9 एमसीक्यूज भी आते हैं आउट ऑफ 60। सेल बायोलॉजी, इसमें से आपको 8 से 9 एमसीक्यूज मिलेंगे पेपर में। बायो मॉलिक्यूल्स में भी आपको 8 से 10 एमसीक्यूज मिलेंगे। इसके बाद एंजाइम का चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर नजर आता है, मगर यहाँ से 4 से 5 एमसीक्यूज मिलते हैं। इसी तरह वायरस, बैक्टीरिया वाला जो आपके टॉपिक है, टॉपिक जाहिर बहुत छोटे हैं, मगर अगर एमसीक्यूज के वेटेज की बात करें, टॉपिक को देखते हैं, वायरस, बैक्टीरिया से में दोनों को मिलाकर आपको तकरीबन 7 एमसीक्यूज मिलने वाले। बायो एनर्जेटिक्स से आपको मिलेंगे 4 एमसीक्यूज, और जब भी कभी कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो आपको ज्यादातर मिलेगा बायो मॉलिक्यूल से या आपको बायो एनर्जेटिक्स। लो लीड चैप्टर कौन सा होगा? मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह आपका गैसेस एक्सचेंज है, जिसके अंदर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है, जिसके अंदर आपका आ जाता है ट्रांसपोर्ट इन मैन प्लांट्स, ये जो चैप्टर होते हैं ये लो लीड चैप्टर्स क्यों हैं? यहाँ से जस्ट एक एमसीक्यूज आने की पॉसिबिलिटी रहती है। ये लो लीड चैप्टर है आपके। इस तरह एवोल्यूशन से 3 एमसीक्यूज आते हैं, 4 एमसीक्यूज भी आते हैं, और एमसीक्यूज जो लास्ट 2 ईयर्स हमने देखा थोड़ा सा ट्रिकी और मुश्किल एमसीक्यूज एवोल्यूशन से लिया गया। बायो एनर्जेटिक्स आपका हाई यील्ड चैप्टर है, 6 से 7 एमसीक्यूज मिलेंगे। कोऑर्डिनेशन में से भी आपको जो है 6 से 7 एमसीक्यूज मिलेंगे। तो इन चैप्टर्स को रिवाइज करें अच्छे तरीके से। सिर्फ रिवाइज कैसे करते हैं, बुक की एक लाइन तो पढ़ ही नहीं जा रही, ना इतना टाइम होता है। आप लोगों ने स्टार्ट करना है अपने टीचर्स के नोट से, या वो जो नोट्स आपने प्रिपरेशन के दौरान खुद के लिए बनाए थे, उन नोट से आप लोग जो है रिवाइज करना है। बुक से सिर्फ डायग्राम्स देखनी है, फ्लो चार्ट देखना है, टेबल देखनी है। इन चीज़ों को करें, स्मार्ट वे में करें, और इंशाअल्लाह ताला एक दिन के अंदर आप देखिएगा कि आप पूरा सिलेबस जो है ना वह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खत्म। आप लोग पढ़ें केमिस्ट्री को 3 चीज़ों में स्प्लिट कर दें। कैसे कि आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री मोस्टली पोर्शंस का फर्स्ट ईयर का है, दूसरा आपके पास ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री पे थोड़ा ज़्यादा टाइम आपका लगेगा, चीज़ों को समझने में भी टाइम लगता है, जैसे कि थोड़ा सा मुश्किल भी है, वहाँ पर थोड़े से फार्मूलेस भी हैं, वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स भी जो होती हैं, और थोड़ा सा उसके कंसेप्ट भी मुश्किल। तो आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री को टाइम ज़्यादा देना है। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाएगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर
तो आपके पास जैसा सिर्फ एसएनटी ब्लॉक एंड ट्रांजिशन एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल को देखें और जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज है उनको रिवाइज कर लें और आज अपने ऑर्गेनिक का पोर्शन में आप लोगों का पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज के ऊपर बेस करती है, रिएक्शंस के ऊपर। रिएक्शंस के जो मैकेनिज्म वो देखें और फंक्शनल ग्रुप को देख लें। और जो रिएक्शंस होते हैं ना ऑर्गेनिक, ये जरूरी नहीं है कि एक ही चैप्टर के ही रिएक्शन आपसे पूछा जाए, 2-3 चैप्टरों को मिक्स कर भी रिएक्शन आपको दिया जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल वे में पढ़ना स्टार्ट करें। आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, रिएक्शन बनाना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एक रिएक्शन बनाना आता होगा तो आप लोग कोई भी रिएक्शन उठा के बना सकते हैं। आपको एज इट एज जो बुक में दिए गए रिएक्शंस होंगे, इक्वेशन होगी, नहीं दी हुई होगी, थोड़ा सा कंसेप्चुअल वे में आपको दिया। तीसरे दिन हम अप्रोच करेंगे फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर जो हाई यील्ड जो चैप्टर है ना, आपका फोर्स एंड मोशन। आपका फोर्स एंड मोशन के अंदर जो प्रोजेक्टाइल का टॉपिक है वो हाई यील्ड टॉपिक, वहां से 3 एमसीक्यूज आने की पॉसिबिलिटी रहती है। और फोर्स एंड मोशन में से 7 से 8 प्लस एमसीक्यूज है। इसी तरह आपका जो दूसरा चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, जो लेंथी है, यूनिट है, वेव्स वाला है, उसके अंदर ऑसिलेशन भी इंक्लूड है और वहां से भी वो हाई यील्ड चैप्टर काउंट होता है, क्योंकि 7 to 8 एमसीक्यूज वहां से भी आपको हर साल मिलते हैं। अब हम बात करें थर्मोडायनामिक्स की, छोटा सा चैप्टर है, वर्क एनर्जी छोटा चैप्टर है, मगर 3-3, 4-4 एमसीक्यूज वहां से भी आएंगे और क्विक वे में वो रिवाइज हो जाते हैं। दूसरा सेकेंड ईयर के ऊपर आ जाए तो आपके पहले 2 यूनिट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी हाई यील्ड चैप्टर्स काउंट होते हैं, जहां से 7-7 एमसीक्यूज आते रहे लास्ट। फिजिक्स को हमने पढ़ना कैसे है, हमने अब फिजिक्स के एक चैप्टर के कोई 100 एमसीक्यूज तो नहीं करते, ना ही हम कर सकते हैं, ना ही हमारे पास कोई टाइम है। हमने जस्ट फार्मूलाज को देखना है। फार्मूलाज एक दफा कोशिश करें, हाथ से लाजमी लिखें लाजमी इसको, क्योंकि फार्मूला नहीं भूलना चाहिए। कैलकुलेशन करने का इस वक्त आपके पास टाइम नहीं है, आप लोग जस्ट फार्मूला करें, कैलकुलेशन ध्यान में हो जाएगी। इसके बाद आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एमडी कैट के एग्जाम में फिजिक्स में से आपसे पूछे जाएंगे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, वो तकरीबन 15 होने वाले हैं। 14 से 15 एमसीक्यूज न्यूमेरिक टाइप होंगे और बकाया आपकी कंसेप्चुअल वे में आपसे थ्योरेटिकल कंसेप्ट पूछे होंगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस फिजिक्स में आपको मिलेंगे। इस तरह फिजिक्स हुई आपकी फॉर्मूला बेस्ड पे और एप्लीकेशन बेस्ड। डेफिनेशंस पढ़ें, बुक्स की लाइन में से सिर्फ डेफिनेशंस को ही फोकस करें और इंशाअल्लाह आप लोगों ने कंसेप्ट लिखे थे ड्यूरिंग लेक्चर उनको एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा, वहीं से ही आपका पेपर बना हुआ। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश को आपने कैसे करना है, इंग्लिश को करने के लिए आप लोगों ने सिर्फ पंक्चुएशन का जो टॉपिक होता है इस पर फोकस करना है। यहाँ से एक एमसीक्यूज लाजमी मिलेगा, प्रीपोजिशन से एक एमसीक्यूज मिलेगा, वर्ब लाजमी पूछा हुआ। इसके अलावा आपसे नरेशन, वॉइसेस, टेंसेस से भी 2 क्वेश्चन पूछे हुए होंगे। ये आपके हाई यूज जो है ना कंटेंट है इंग्लिश का, प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन और इसके अलावा आपका वर्ब, टेंसेस, वॉइसेस और सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 से 2 एमसीक्यूज जहां से भी आते हैं आपको। और आप लोगों को अब तो आपने विलियम्स का पेपर दिया है, आपको थोड़ा सा जो इंग्लिश का थ्योरी टाइप क्वेश्चन है उनको भी देखना होगा। उनकी टाइप्स जो होती हैं वो एक दफा किसी भी बुक से ना वो टर्मिनोलॉजी वो जो टाइप्स के नाम याद करते हैं। एंड पर लॉजिकल रीजनिंग में लॉजिकल डिडक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, काज एंड इफेक्ट से तो आपको 100% एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। लेटर एग्जाम्पल सीरीज से एक क्वेश्चन लाजमी मिलेगा और आपको मिलेगा क्रिटिकल थिंकिंग से 1 से 2।
तो लॉजिकल रीजनिंग भी हो गई। अब हमने इन लास्ट के 4 डेज के अंदर स्ट्रेटजी क्या, आपके पास लास्ट 96 आवर्स है और हर एक दिन के 24 घंटे। अब इन 24 घंटे को हम कैसे यूटिलाइज करें, 4 पोर्शन में डिवाइड करें। 18 घंटे का प्लान बनाएं, 6 घंटे की नींद रखें। अब प्लान कैसे करना है कि हर 3 से 3.5 घंटे के बाद 1 घंटे की ब्रेक। दूसरी, हर 3.5 घंटे के बाद 1 घंटे का ब्रेक, फिर एक 3.5 घंटे के बाद 1 घंटे का ब्रेक, फिर एक 3.5 घंटे के बाद 1 घंटे का ब्रेक। इस तरीके से आप लोगों के पास 18 घंटे जो होंगे उसमें से आप 4 घंटे की ब्रेक भी कर सकते हैं। ब्रेक करना जरूरी है। जब आपका माइंड पीसफुली वर्क कर रहा होगा तो आपको चीजें सही तरीके से समझ आ रही है। जब दिमाग को पढ़ाई का सिग्नल मिले ना तभी पढ़ना चाहिए। जब आपका दिमाग सिग्नल ना ले रहा, आपका दिल ना लग रहा तो ऐसे किताब उठाकर पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो 1-1 घंटे की ब्रेक लाजमी रखें, ओवरबर्डन ना हो। लास्ट के दिनों के अंदर पैनिक ना करें, स्ट्रेस ना लें। आप लोगों की प्रिपरेशन माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। डे 1 के ऊपर आपने पकड़ना है बायोलॉजी, उसके साथ करनी है इंग्लिश। डे 2 पर आप लोगों ने करना है केमिस्ट्री। डे 3 पे आप लोगों ने करनी है फिजिक्स और लॉजिकल रीजनिंग। डे 4 पर आप लोगों ने क्या, आप लोगों ने जो है इन तमाम तीनों सब्जेक्ट्स के जो है छोटे जिसे जो है नोट्स की सूरत में उनको रिवाइज कर लेना है और शाम 5 बजे 6 बजे तक मैक्सिमम आप लोग डे 4 के लास्ट मतलब जो सेकंड डे होगा शाम 7 बजे तक। उसके बाद आपको नहीं पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छी नींद लेनी चाहिए। इन 4 दिनों के अंदर कम से कम 6 घंटे की नींद लेंगे तो आपकी ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन होगी। ये बच्चों, स्ट्रेस नहीं लेना, पैनिक नहीं करना और ये दिमाग में नहीं आने देना कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। आपको सब आता है। सिर्फ अपने अंदर बिलीव लेकर है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर है और अपने अंदर एक हिम्मत लेकर है। 5 स्टूडेंट ने एमडी कैट के बाद दाखिला नहीं लेना, 3500 बच्चों ने एडमिशन लेना है। तो इंशाअल्लाह आप जरूर उन 3500 में से एक होंगे। मेहनत आपने कर दी है, मेहनत आपने कर लिया और अब सिर्फ जो यकीन है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात पर रखें। आप इंशाअल्लाह ताला जरूर कामयाब होंगे। सिर्फ नेगेटिव थॉट्स को ना अपने दिमाग से एलिमिनेट कर दें और पॉजिटिव थॉट्स को ना ले आए और अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस लेकर आए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। पिछले 4 से 5 महीनों की जो मेहनत है ना, आखिर के 4 दिनों में ना सिर्फ स्ट्रेस की वजह से खत्म ना हो। अगर आखिर के 4 दिनों में ना आप सिर्फ 8-8 घंटे भी पढ़ेंगे ना फिर भी आपका इम्तिहान हो जाना है। सिर्फ स्ट्रेस नहीं लेना, जितना ज्यादा स्ट्रेस लेंगे उतना ज्यादा उसका नुकसान है। ओके बच्चों, ये थी आपके लिए लास्ट डेज के हिसाब से स्ट्रेटेजी। इस तरह चीजों को लेकर चलना है, सिर्फ स्ट्रेस से दूर रहना है और स्मार्टली वर्क करना है, ज्यादा पैनिक नहीं होना। तो विश यू गुड लक फॉर योर फाइनल एमडी-कैट एग्जाम। इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो भी आपको जरूर मिलेगी। तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट। कमेंट लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत। ओके बच्चों, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।